चलिए पहले तो आप डाउट दिखा दीजिए अपना। आप डाउट पूछने आए थे ना, आज आपका टाइम वेस्ट हो गया। पहले काइनेटिक्स वाला कौन सा है वो दिखा दीजिए, वो तो बड़ा कॉन्सेप्ट है। एलिंगम डायग्राम में बस क्या याद रखना होता है, एलिंगम डायग्राम इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई सा भी रिएक्शन फिजिबल कब होगा, जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हमें बस क्या देखना होता है, डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव के बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो नीचे वाला होता है एलिंगम डायग्राम में वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा, नीचे वाले का ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा। वो प्रोसेस जब होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो बस यहां पे याद क्या रखना होता है, जो नीचे वाला लाइन है ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और किसी का कोई डाउट नहीं? अभी वो कौन पूछ रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर वाला आपका था? चलिए एक एग्जाम्पल ले ले। MnO4 माइनस प्लस जिंक गिव्स Mn2 प्लस प्लस Zn2 प्लस। सपोज इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। चलिए यहां आ जाइए, खुद करेंगे तभी सीखेंगे। चलिए मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइए, पकड़िए। सबसे पहले मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, कैलकुलेट कीजिए, या तो बोलिए कि नहीं आता है। +6 नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपको आ नहीं रहा है। बैठ जाइए, मैं समझ गया, बैठ जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑफ एटम। बहुत ध्यान से देखिए यहां पर, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, एटम पे चार्ज क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है दैट इज -2। अब आपको यहां पे लिखा हुआ है MnO4 माइनस, मैंगनीज का निकालना है, जिसका निकालना है उसको X मान लिए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हो गया -8। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिस विल बी इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज इस पे कितना है, -1, तो X का वैल्यू हो गया +7। समझ गए? तो यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। यहां पर क्या है चार्ज, एलिमेंटल स्टेट में हमेशा 0 होगा, एटम पर या मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज होता है 0, तो ये हो गया 0। यहां तो चार्ज लिखा ही है +2, और यहां भी +2, तो बाकी सब जगह चार्ज लिखा हुआ है। मैंगनीज ये जा रहा है +7 से +2, तो यहां पे टोटल डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का कितना हो गया, क्या आया समझ में, +7 से +2, तो कमी कितने का आ गया, 5 का। वैसे ही जिंक कहां से कहां जा रहा है, 0 से +2, तो यहां पर टोटल इंक्रीज कितने का आ गया, इंक्रीज इज 2। अब हमें क्या करना है, टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज को सेम करना है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई
और यहां पर 5 से मल्टीप्लाई, मतलब जहां पर ये रिडक्शन रिएक्शन है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया यहां पे 2, ये आ गया 2, और जो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5, ये आ गया 5। आ गया यहां तक। अब एक बार टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज बैलेंस हो गया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर मॉलिक्यूल से। जितना ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 8, राइट हैंड साइड में कितना है 0, तो राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन एटम का कमी है, तो राइट हैंड साइड में हम ऐड कर देंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। जितना ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उतना वाटर मॉलिक्यूल। और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ आयन से। राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन हो गया 16, लेफ्ट हैंड साइड में है 0, तो इस तरफ आ जाएगा 16H+। आ गया बात समझ में? बस ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए अब एक बुक दिखा दीजिए मुझे। आप आइए बच्चे। क्या खोज रहे हैं? फोन? कीपैड। चलिए H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। थ्री नीचे लिखते हैं, वो पावर नहीं होता। क्या स्ट्रक्चर बनाना है आपको? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन से बना रहे हैं। फोर sp3, वेरी गुड। टेट्राहेड्रल, बस ठीक है, बस इतना कर लिए तब तो हो ही गया। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे, ये आ जाता है यहां पर H3PO4। फॉस्फोरस के पास टोटल बॉन्ड्स यहां पर कितने बनेंगे 5। अब अगर मैं पूछ दूं यहां पर कि यहां पे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, जो यहां पर पाई बॉन्ड है ये कौन से ऑर्बिटल के बीच में होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा? पी पाई डी पाई। कैसे देखा बच्चे आपने? बस बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस यहां पर कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है या डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट यहां पर तो सिर्फ एस और पी ही है, तो यहां पर सिर्फ पी ऑर्बिटल होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ अगर थर्ड पीरियड या उसके बाद वाले पीरियड के एलिमेंट आ जाएं तो वहां पे जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? पी पाई डी पाई बॉन्ड। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देता ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है,
अब यहां पर जो ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये कौन से बॉन्ड होंगे? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, डी ऑर्बिटल है ही नहीं इनके पास, तो यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा दैट विल बी पी पाई बॉन्ड। समझ गए? वही यहां भी होगा। यहीं पर एक और H3PO4 अगर हम लिख दें, तो दो एसिड में से अगर एक वाटर बाहर निकाल दें तो ये एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बन रहा है? क्या फॉर्मूला हो गया इसका? कितना हाइड्रोजन? 4, H4, फॉस्फोरस कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 7, H4P2O7। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इसमें पी ब्लॉक नहीं है किसी के पास बुक पी ब्लॉक? इसमें दो एग्जाम्पल एक अलग से लिख लेना है आपको। एक तो हर फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड। ये होता है पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और ये होता है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये वाले स्ट्रक्चर में बस ये याद रखना है, ऑक्सीजन फॉस्फोरस मिला के एक हेक्सागोन बना लेंगे और अलग से हर फॉस्फोरस के पास एक डबल बॉन्ड हो और एक OH।
फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर लें, फॉस्फोरस, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, दिस ग्लोज इन डार्क, अंधेरे में चमकता है ये, और दिस एग्जिबिट्स द फेनोमेना ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, this is the structure of white phosphorus. हर फॉस्फोरस के पास 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहां पर एंगल कितना होगा? 60 डिग्रीज। ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। स्टेबल एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रा में? स्टेबल एंगल ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहां पर जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे बहुत कम है। टेट्राहेड्रल एंगल से हम जितना दूर होंगे, एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा होता है, और एंगल स्ट्रेन ज्यादा मतलब ज्यादा अनस्टेबल। सो व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। White phosphorus, this is highly unstable due to angle strain. यहां पर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या आएगा? हर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हर बॉन्ड के अंदर में एक बॉन्ड पेयर तो होता ही है। तो हर फॉस्फोरस के पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके कितना हो गया? 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हर फॉस्फोरस यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp3 हाइब्रिडाइज मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना? 25%। परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना? 75। दिस इज प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चन। व्हाइट फॉस्फोरस में परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा? दैट विल बी 75%। अब यहीं पर अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस पर आ जाएं, व्हाइट फॉस्फोरस, दिस इजिली गेट्स कन्वर्टेड टू रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में क्या होता है? अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। इसी तरीके से ये बनाते जाइए। This will be structure of red phosphorus.
यहां पे एंगल स्ट्रेन कम हो गया, एंगल इज इंक्रीज्ड, तो दिस इज स्टेबल. White phosphorus, when this is heated at 573 Kelvin, then this is converted to red phosphorus. Which is most stable form of the allotropes of phosphorus? ये सारे क्या हैं? They are allotropes of phosphorus. White phosphorus, red phosphorus. क्लास 11th में जाइए. फॉस्फोरस का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको मानते हैं? जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म किसको लेते थे? ग्रेफाइट. ब्लैक फॉस्फोरस. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस और मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस is black phosphorus. इस तरीके से डिफरेंट टेट्राहेड्रा यूनिट विल बी जॉइंट. ठीक है. एक ऑक्सीजन, ये पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है. MOT was the first theory to justify paramagnetism of oxygen. ये पैरामैग्नेटिक कैसे आता है? It has unpaired electron in anti-bonding orbital. तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, इस ग्रुप में और भी जो आगे आएंगे, ऑक्सीजन, H2, all this will be paramagnetic. They have unpaired electron in anti-bonding molecular orbital. हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जा सकता है? -1 to +7. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? सिर्फ -1. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो फ्लोरीन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा ही, दे तो सकता नहीं. मगर एक एक्सेप्शन आता है जहां पे फ्लोरीन का +1 होता है. जो बता देगा उसको चॉकलेट मिलेगा एक. HOF, वेरी गुड. क्या नाम है आपका? तो क्रांतिकारी बच्चा है बिल्कुल. कहां पढ़ लिया आपने ये? 11th में. 11th में पाठशाला में थे क्या? अच्छा.
किसने पढ़ाया था? डॉली मैम? कमल सर? तो ये एकमात्र वैसा एग्जाम्पल है HOF जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। यहां पर OH का होता है -1। बाकी हर जगह पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगा। चलिए अब एक बताते जाइएगा, जिसको भी पता होगा हाथ उठा दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स with reference to their electronic configuration, oxidation state, atomic size, ionization enthalpy and electronegativity। एक एक करके बताते जाइए। ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP3। ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कहां से कहां तक? -3 to +5। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही है 15th ग्रुप। ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज हो गया -3 to +5। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3। पॉजिटिव में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा? +3 और सारा बाहर निकल गया तो +5। ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे। ये हो गया यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये हो गया लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। पी ब्लॉक का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बिस्मथ के केस में जो आउटर s इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ये तो इनर्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बिस्मथ के केस में सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा? 3। और बिस्मथ के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। तो पी ब्लॉक का जो लास्ट एलिमेंट होता है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? जो आउटर s इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दिस विल बिकम इनर्ट, सो दिस विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और बिस्मथ के केस में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। और बिस्मथ के लिए +3 स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन +5। अब जैसे सपोज आपको दे दिया यहां पर BiCl5, this will function as oxidizing agent or reducing agent। यहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। बिस्मथ के लिए ज्यादा स्टेबल क्या होता है? +3। तो बिस्मथ +5 से कन्वर्ट होगा +3 में। यहां पर खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन मतलब दिस विल फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So bismuth in +5 oxidation state will function as oxidizing agent। Ionization enthalpy 15th ग्रुप का ज्यादा होगा कम होगा? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके कारण उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट अपने बाद वाले ग्रुप से ज्यादा होता है, 15th का ज्यादा होता है 16th से, और नाइट्रोजन का जैसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। Why does reactivity of nitrogen differs from phosphorus? नाइट्रोजन का रिएक्टिविटी कम है ज्यादा है? नाइट्रोजन इज इनर्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड।
तो नाइट्रोजन तो अपना सारा वैलेंसी पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना के ही पूरा कर लेता है, तो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने का जरूरत ही नहीं होगा। और दूसरी बात, यहां पर 3 बॉन्ड्स बन गए तो अब बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल होगा और बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी वेरी हाई, तो नाइट्रोजन विल बी इनर्ट। Why does NH3 form hydrogen bond but PH3 does not? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाता है? FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन बनाता है फ्लोरीन के साथ, जैसे HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, या वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, या NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हाइड्रोजन 3 ही एलिमेंट्स के साथ बना सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक तो साइज छोटा होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बहुत सारे, मतलब क्या? इनफाइनाइट। आप भी पाठशाला में थे? पाठशाला के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ, तो आप लोग को तो आंसर देना चाहिए। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है यहां पे? -2। हाइड्रोजन पे चार्ज है +1। 1 यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो हाइड्रोजन के थ्रू बनेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। समझ गए? 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। चलिए आप बताइए बच्चे, आपका नाम क्या है? डिंपल का तो पूरा डॉक्टर वाला लुक है अभी से। फैमिली में डॉक्टर्स हैं आपके? यस। कौन है? चेहरे पे ही दिख जाता है सब। बैकग्राउंड, मैं यही चाहता हूं कि आप लोग का जो आगे वाला जनरेशन है, हाँ, उनको देख करके ही सब बोल पाए कि ये डॉक्टर्स के फैमिली के हैं बच्चे। आपके लिए तो मैं श्योर हूं, क्योंकि मुझे नहीं, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, नहीं होगा। मगर कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक और काम भी करना है, और वो तो आगे चालू हो ही जाएगा। हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली? हेबर्स प्रोसेस। देखिए, ठीक है ना? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोलिए, बोलने से मत घबराइए। Illustrate how copper metal can give different products on reaction with nitric acid.
चलिए आप बताइए बच्चे, कॉपर और जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ किए थे हम लोग, बस याद क्या रखना था वहां पे, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया तो क्या मिलता है, कॉपर के साथ रिएक्शन हो, जिंक के साथ रिएक्शन हो, क्या मिलता है, किसको याद है, हाँ बोलिए। नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या मिलता है, NO2, ब्राउन कलर गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। तो एक बार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया तो और कुछ देखना ही नहीं होता, मेटल कौन सा है, या मेटल है या नॉन मेटल है, एक प्रोडक्ट NO2 बनेगा। दूसरा, कॉपर और जिंक में पहले कौन आता है, एटॉमिक नंबर से कॉपर पहले आता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, जिंक का 30। जो पहले आता है वो देता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइल्यूट के साथ बात कर रहे हैं, तो कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ देता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जिंक देता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। याद रहेगा, कॉपर और जिंक कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर देख रहे हैं तो कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ देगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ देगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? एक हम लिख दें यहां पर NH3, NH3 ये पिरामिडल शेप का होता है, यहां पर है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, और यहीं पे नाइट्रोजन की जगह पर अगर हम ले लें फास्फोरस, फिर से यहां पर भी हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक है, दोनों में बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल ज्यादा कहां पे होगा, लोन पेयर और, नहीं नहीं, यहां पर भी एक बॉन्ड एंगल आएगा, यहां पर भी एक बॉन्ड एंगल आएगा, दोनों में से ज्यादा बॉन्ड एंगल कहां पर होगा, ये तो जो एंगल बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहां क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से होगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, और बॉन्ड पेयर्स यहां पे नाइट्रोजन के ज्यादा करीब होंगे, और बॉन्ड पेयर एक बार नाइट्रोजन के करीब पहुंच गया तो इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होगा। ठीक है, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और बॉन्ड पेयर जितना सेंट्रल एटम के पास होगा उनके बीच में आपस में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा। आपस में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो गया मतलब रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा लगेगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल विल बी मोर। अब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगा मतलब बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर चलते जाएंगे, और बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर चला गया मतलब इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ जाएगा, सो योर रिपल्सिव फोर्सेस विल डिक्रीज, मतलब ये कम ही दूर जा पाएंगे।
सो बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो डिक्रीज। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, सो बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इफ सेंट्रल एटम इज चेंजिंग, then bond angle decreases down the group। और सबसे ज्यादा यहां पे बॉन्ड एंगल किसका आएगा, NH3। तो NH3 इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू PH3, देन ASH3, देन SbH3, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। वैसे ही 16th ग्रुप में क्या लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा वाटर, फिर इसके बाद H2S, फिर H2Se। दिस विल बी बॉन्ड एंगल ऑर्डर। If central atom is changing, then bond angle will decrease down the group। और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा पहले वाले का। चलिए, हमें दिया हुआ है यहां पर R3PO, ये होता है फॉस्फोरेन। R3PO दिस एग्जिस्ट, मगर यहीं पर R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए लास्ट आप बताइए बच्चे, जिन्होंने 2-3 क्लास प्रमोशन लिया है। ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। यहां पर कितना बॉन्ड बन रहा है टोटल, 5। नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बना पाएगा, क्यों नहीं बना पाएगा? अब ये सब आंसर नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप बोलिए बच्चे। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं, 4। क्यों? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं, तो एक s और 3 p को मिला करके मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनेगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, ये सब जितने भी हैं इनका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो सकता है, 4। बैठ जाइए, आगे याद रहेगा। ये बताइए BF6 ये एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? बोरॉन कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? यहां कितना दिख रहा है आपको,
6, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पर ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता है? डज नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। Explain why NH3 is basic while BiH3 is only feebly basic। 15th ग्रुप हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होता है? NH3 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और ये होता है वीकेस्ट बेस। फिफ्टींथ ग्रुप हाइड्राइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेसेस। लुईस बेस का काम क्या होता है? टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या देखते हैं यहां पे? जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक। सबसे आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा यहां पे? नाइट्रोजन। किस बेसिस पे बोलते हैं? मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक 10 kg का वेट है, एक इस बच्चे पे रख दिए और एक हाथी पे रख दिए। किसके लिए वो तुरंत चाहेगा कि उसको फेंक दे? हाथी के लिए तो 10 kg का वेट कोई खास वेट है नहीं, मगर ये तो दबते चला जाएगा 10 kg वेट में। तो क्या है? मास डेंसिटी। 10 ही kg वेट है, मगर मास डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? इस पर, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है। वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा आसानी से कौन डोनेट करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के लिए वॉल्यूम या साइज कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगा? नाइट्रोजन पर। और इसका साइज सबसे बड़ा है, मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लीस्ट। So basicity of 15th group hydrides will decrease down the group. Strongest base होगा NH3, weakest होगा BiH3। ये जो काम आप लोग कर रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आंसर, तो मैं 100% एश्योरेंस दे रहा हूं आपको। प्रॉपर के भी बच्चे हैं यहां पे, जब उनका पी ब्लॉक होगा तो किसी भी बच्चे से आप बात कीजिएगा, आप लोग को ज्यादा आएगा। जो क्वेश्चंस करेगा वो ज्यादा आगे रहेगा। उनको क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि उनको 11th भी कराना है, 12th भी कराना है। तो ये सब चैप्टर्स में तो आप आसानी से एज ले सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे नेट के। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फॉस्फोरस इज एस P4। वाई? नाइट्रोजन डाइएटॉमिक क्यों है, या ऑक्सीजन डाइएटॉमिक क्यों है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का जो एनोमली आता है मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में, किसके कारण से? एक तो एलिमेंट छोटे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दे कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपना सारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरा कर लेता है? आपस में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना करके। जितना बॉन्ड उसको बनाना है वो आपस में ही पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। सो दे आर डाइएटॉमिक। जबकि दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे वाले वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते।
तो दो ही एलिमेंट जुड़ने से उनका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उनका एटॉमिसिटी हमेशा 2 से ज्यादा होगा। समझ गए? Can PCl5 act as an oxidizing agent as well as reducing agent? क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है? फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पे? +5। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज कहां से कहां तक 15th ग्रुप का? -3 to +5। सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ रिडक्शन ही पॉसिबल है इसका। Why is dioxygen a gas but sulfur a solid? ऑक्सीजन गैस क्यों है और सल्फर सॉलिड क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक, कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, मगर सल्फर क्या होता है? ऑक्टा एटॉमिक। सल्फर का एटॉमिसिटी 8, तो मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो सल्फर विल बी सॉलिड। ऑक्सीजन के गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने का कारण, ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। Why are halogens a strong oxidizing agent? इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए कौन से एनर्जी की बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होता है, और हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होता है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। या आप ये भी बोल सकते थे कि हैलोजेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। Why are halogens colored? पैरामैग्नेटिक नहीं बोलेंगे यहां पे। दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, वो बात अलग होगी, मगर पैरामैग्नेटिक आपने बोल दिया मतलब दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे पूछ रहा है कलर्ड होने का कारण क्या है? दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl? कौन सा रिएक्शन याद है बताइए? सबसे कॉमन रिएक्शन यहां पर क्या होता है? MnO2 का रिएक्शन 4HCl। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ये दे देगा यहां पर MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। और दूसरा था, क्या क्लोरीन से HCl बना सकते हैं? ये तो आसानी से बता देंगे। क्लोरीन का अगर हम रिडक्शन करा दें, ये हो जाएगा 2HCl। तो क्लोरीन का रिडक्शन करा देंगे तो HCl।
4HCl plus O2 in presence of catalyst CuCl2, ये देता है 2Cl2 plus 2H2O। कौन सा प्रोसेस है ये? डिकन्स प्रोसेस। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ। 2NaOH plus Cl2, यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये बनाता है NaCl प्लस NaOCl प्लस Cl2 सॉरी प्लस H2O। और यहीं पर अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये हो गया सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये हो गया सोडियम क्लोरेट। तो यहां पर बस क्या याद रखना है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है NaOCl और कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनता है NaClO3। क्लोरीन इज ऑल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर पाता है क्लोरीन? ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता है या उसको ब्लीच कर देता है। ब्लीच करने का मतलब ही ऑक्सीडाइज कर देता है। What inspired N. Bartlett for carrying out reaction between xenon and PTF6? बस बिल्कुल सही है। PTF6 can oxidize oxygen and ionization energy of O2 is comparable to xenon. What are oxidation state of phosphorus in the following? H3PO3। बस एक दो बता दीजिए। यहां पे फास्फोरस का क्या है? तीन ऑक्सीजन का कितना हो गया? -6। 3 हाइड्रोजन का हो गया
हर हाइड्रोजन का +1, तो 3 हाइड्रोजन का हो गया +3, तो फास्फोरस का हो गया यहां पे +3। ठीक है, वैसे ही एक और ले लें, Ca3P2, यहां पे फास्फोरस का, चलिए आप निकाल के बताइए बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस का निकालना है। देखिए यहां पर कैल्शियम का क्या होता है +2, तो 3 कैल्शियम के लिए हो गया +6। फास्फोरस एटम का x मान लिए, तो 2 फास्फोरस के लिए हो गया 2x, सो +6 + 2x, दिस इज इक्वल टू नेट चार्ज। नेट चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल पर कितना होता है 0, तो यह आ गया 2x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3। आगे तो हम लोग इसका कर ही लिए थे। Of the D4 configuration, D4 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो Cr2+, दिस इज strongly reducing और दिस इज a strong reducing agent। जबकि Mn2+ की अगर हम बात करें, सॉरी Mn3+, then this is a strong oxidizing agent। क्या कारण होता है? क्रोमियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +3। क्रोमियम का +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है +2 से, तो क्रोमियम +2 से कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, और यहां पर इसका खुद का क्या हो गया ऑक्सीडेशन 3+, दिस इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो जब भी क्रोमियम 2+ में होगा वो चाहेगा 3+ में कन्वर्ट हो जाना, तो दैट विल फंक्शन एज रिड्यूसिंग एजेंट। और मैंगनीज के लिए ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका फिर से होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी इज हाफ फिल्ड। यहां पर खुद का क्या हो गया रिडक्शन, सो दिस विल फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंगनीज के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और क्रोमियम के लिए +3। तो ये बस आपको याद रखना है, क्रोमियम का +3 और मैंगनीज का +2, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है।
Decide which of the following atomic numbers are the atomic number of inner transition elements. तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस एटॉमिक नंबर से किस एटॉमिक नंबर तक होता है? 71 टू एक तो यहां पे दो याद रखना होता है, एक तो 58 टू 71 और दूसरा 90 टू 103. यही होता है एफ ब्लॉक. अब यहां पर हमसे पूछा था कि कौन कौन एटॉमिक नंबर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का है. 29, 59, 74, 95, 102, 104 बता देंगे. जो इस रेंज में आएगा वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. Use Hund's rule to derive the electronic configuration of Ce3+ ion and calculate its magnetic moment on the basis of spin-only formula. Ce3+, सीरियम ही है ना. इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है. सीरियम का एटॉमिक नंबर मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, ये होता है 58. तो सबसे पहले तो कॉन्डेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख लें. कॉन्डेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेसॉन. यही है. 2, 10, 18, 36, 54, 86. कॉन्डेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या करते हैं? जो गिवन एटॉमिक नंबर है इसके जस्ट पहले वाला नोबल गैस पहले लिख लेंगे. इसके जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस? जेनॉन. तो सबसे पहले हम लिख लिए यहां पर जेनॉन. जैसे ही जेनॉन लिख दिए इसका मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने ऑलरेडी फिल कर दिया. और कौन से पीरियड का काम खत्म हो गया यहां पे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो अब 55th इलेक्ट्रॉन से कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? सिक्स्थ पीरियड के ऑप्शन लिख लीजिए यहां पे. सिक्स्थ पीरियड में सबसे पहले कौन आता है? 6s. इस तरीके से लिख लें 6s. फिर इसके बाद 4f, 5d, 6p. यही आता है. These are the subshells present in the sixth period of the periodic table. 6s, 4f, 5d, 6p. तो यहां तक 54 इलेक्ट्रॉन्स का काम हो गया है. 55 और 56 किस में जाएगा? 6s. और 57th और 58th किस में जाएगा? 4f. और इसको अगर हम ब्लॉक के फॉर्म में लिख लें, ये हो गया जेनॉन, ये 6s, 2 और 4f के अंदर में 4f के अंदर में है 2. यही है. अब यहां पे क्या निकालना था? मैग्नेटिक मोमेंट. कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज अंडर रूट
n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, n का वैल्यू है 2, 2 इंटू 4 हो गया 8, तो 2√2 यही आ जाएगा। हुंस रूल अप्लाई करके बोला है लिखने के लिए। सिक्स एस एन प्लस एल कितना हुआ यहां पे 6, 4f में n प्लस एल कितना हुआ 7, 4 प्लस 3 7, एल का वैल्यू एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है। तो 4f के लिए n प्लस एल कितना हो गया 7, तो 4f और 6s में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 6s, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां चला ही जाएगा। अब 6s के बाद किस में जाएगा 4f, ठीक है। तो रूल्स को अप्लाई करके लिखेंगे तो यही आएगा। मगर एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअली में क्या होता है 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5d1 में, और फिर उसके बाद 4f फिल होना स्टार्ट होता है। यहां तक ये 5d1 तक किसका कॉन्फ़िगरेशन है लैंथनम। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो 5d1 4f1 ये होगा। और वैसे भी अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही आएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सीरियम +3 का दिया था ना, हाँ, तो 3 सबसे पहले कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 तो निकल जाएगा 6s का और एक निकल जाएगा 5d का, तो बचेगा सिर्फ 4f1। तो ये तो हमने लिख दिया यहां पे सीरियम का। हाँ, सीरियम +3 में अगर हम जाएंगे तो +3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 6s, फिर एक इलेक्ट्रॉन 5d। आउटर मोस्ट शेल से पहले निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ज़ेनॉन 4f1। तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 1.73। क्या खोज रहे हैं ये लोग। डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयोनिक रिएक्शन इक्वेशंस फॉर इट्स रिएक्शन विथ आयोडाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन अगर हम आयोडाइड के साथ कराएं, I- किस में कन्वर्ट होगा I2, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, और Cr किस में कन्वर्ट होता है +3 में। ये हो गया आयोडाइड के साथ रिएक्शन। दूसरा आपको दिया है यहां पर H2S के साथ K2Cr2O7 का रिएक्शन H2S मतलब सल्फाइड के साथ। सल्फाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, तो यहां पर फिर से ये मिल जाएगा Cr+3 प्लस सल्फर। तो सिर्फ आयंस के फॉर्म में आपको लिख के दिखाना है।
दूसरा है आयरन 2 सॉल्यूशन के साथ, तो K2Cr2O7 का रिएक्शन अगर हम फेरस आयंस के साथ करें तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, ये Cr+3 प्लस Fe+3, ferrous is oxidized to ferric, sulfide is oxidized to sulfur, and I minus is oxidized to I2. What is the effect of increasing pH on a solution of potassium dichromate? pH बढ़ा दें, pH बढ़ा दें तो सॉल्यूशन को बेसिक कर रहे हैं एसिडिक कर रहे हैं, बेसिक, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट MnO2 में कैसे हो जाएगा? देखिए कल की क्लास में लिखवाया है मैंने, क्या है बच्चे, क्रोमेट, बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट कन्वर्ट होता है क्रोमेट में, क्रोमेट का कलर होता है येलो, तो ऑरेंज टू येलो कलर में कन्वर्जन होगा, और यहीं पर एसिडिक मीडियम अगर हम लेंगे तो क्रोमेट कन्वर्ट होता है डाइक्रोमेट में। Why transition metals and many of their compounds show paramagnetic behavior? They have unpaired electron in d subshell. The transition metals generally form colored compounds. Again, reason is same, they have unpaired electron in d subshell, so dd transition takes place. Transition metals and their many compounds act as good catalyst. They exhibit variable oxidation state, वो भी एक कारण है. They provide surface for adsorption, solid surface for adsorption of gas, and they can be converted into intermediates. What are different oxidation states exhibited by lanthanoids? एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होता ही है, और साथ में +2 और +4 स्टेट भी दिखाता है. +4 स्टेट कौन कौन दिखाता है? सीरियम एंड टर्बियम. एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यूरोपियम, येट्रेबियम, सेमेरियम. ये सब याद रखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. यहां भी आप देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन किससे है, KMnO4 K2Cr2O7. KMnO4 का प्रिपरेशन किससे करते हैं, पायरोलुसाइट और MnO2. MnO2 को पहले ऑक्सीडाइज करा के बनाते हैं मैंगनेट, मैंगनेट का कलर ग्रीन. फिर मैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम में, दैट इज ऑक्सीडाइज टू परमैंगनेट. तो पहले पायरोलुसाइट से मैंगनेट, फिर मैंगनेट को ऑक्सीडाइज करके परमैंगनेट. अगर KMnO4 का रिएक्शन करा दे आयरन 2 आयंस के साथ तो फिर से फेरस विल बी ऑक्सीडाइज टू फेरिक. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फेट आयंस, sulfur dioxide will be oxidized to sulfate. Oxalic acid, CO2. रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिया है, ठीक है. आपको बताना है कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कौन किसको रिड्यूस कर पाएगा. फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया. क्या याद रखते थे वहां पे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद रिड्यूस होगा.
तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट विल फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और इस प्रोसेस में खुद रिड्यूस हो जाएगा। बताते जाइए। Ti3+ कलर्ड होगा कलरलेस होगा? टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22। 3+ का मतलब कितना हो गया? 19। 19 मतलब पोटेशियम। एक अनपेड आ गया, एक भी अनपेड आ गया तो कलर्ड। V3+, वेनेडियम 3+। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23। 3 निकल गया। क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2। एक भी अनपेड नहीं होगा, तो दिस विल बी कलरलेस। Cu+, क्यूप्रस आयन। क्यूप्रस का तो याद ही होगा, कॉपर का क्या होता है? 4s1 3d10। तो Cu+ मतलब 4s से निकल गया, 3d10 है, एक भी अनपेड नहीं है, तो दैट विल बी कलरलेस। Cu+1 और +2 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? +2। कॉपर का +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू +1, बिकॉज कॉपर इन +2 हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी। लिख लीजिए इस पॉइंट को। Copper in +2 oxidation state is more stable than copper +1 due to higher hydration enthalpy. Hydration enthalpy this is directly proportional to charge by size ratio. ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर का ज्यादा स्टेबल होगा +2। Which metal in first transition series exhibit +1 oxidation state most frequently and why? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? अभी जस्ट ही देखे आप, कॉपर। कॉपर +1 स्टेट में क्या आ जाता है? D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर +1 स्टेट भी एग्जिबिट करता है। कॉपर के नीचे कौन आता है? सिल्वर। सिल्वर के नीचे गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तीनों का क्या होगा? एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन। और सबके केस में आ जाएगा D10 और आउटर वाले एस में एक इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल्स इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे लोएस्ट है
तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या कम होगा? लोएस्ट है तो कम तो हो ही नहीं सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ बढ़ ही सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? और इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब लोएस्ट बेस। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा? बेसिक। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एसिडिक। एंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आर एम्फोटेरिक। तो लोएस्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब बेस की तरह काम करेगा। हाईएस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है और एसिड की तरह काम करेगा। तो कब आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे? साथ साथ में करेंगे तभी तैयारी होगा। तो पी ब्लॉक के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर डी ब्लॉक अगले वीक का जो लास्ट क्लास होगा उसमें मैं सबका देखूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स। तो सब अपने अपने रजिस्टर में लिख करके लाएंगे, ठीक है? चलिए लास्ट, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? द रक्षा। क्या मतलब हुआ इसका? शाइनिंग, चमक। मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है? मेटालिक, नॉन मेटालिक? मेटल्स आर लस्चरस, ठीक है? तो आप में मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी है। आपके पेरेंट्स ने यही सोच के आपका नाम लिखा है कि आप चमकते रहेंगे, और चमकने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। ये बताइए, जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम मेटल को कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं? और मेटल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है? क्या नाम है बच्चे? नहीं नहीं, आपका नहीं, कौन से प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नाम पूछ रहा हूं। नाम तो याद है आपका? हाँ, मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो सबसे पहले पढ़ा था आपने, वैन आर्कल प्रोसेस। तो मेटल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जहां भी आपको दिख जाए, दैट इज वैन आर्कल प्रोसेस। जर्कोनियम, हैफनियम, ये सब वही है। आप बताइए, सेमीकंडक्टर्स, जैसे मैं बात कर दूं सिलिकॉन, कौन से प्रोसेस से? हम्म, हाँ, जेड से था, बिल्कुल सही, वेरी गुड, जोन रिफाइनिंग। तो सेमीकंडक्टर्स एक बार आपको दिख गया तो उसके लिए प्रोसेस है जोन रिफाइनिंग। निकेल का एक्सट्रैक्शन, मॉन्ड्स प्रोसेस। वैसे बेयर्स प्रोसेस किसके लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए होता है। हॉल प्रोसेस, हॉल प्रोसेस इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम।
अभी टाइम है आप लोग के पास, कोई डाउट है अगर कुछ है तो पूछ लीजिए। अच्छा ये बोलिए कौन कौन से चैप्टर में आप लोगों को कॉन्फिडेंस है? 12th वाले चैप्टर्स का नाम बताइए मुझे जिसमें कॉन्फिडेंस है। हाँ रिया आप बोलिए बच्चे। बस डी ब्लॉक। कौन सा चैप्टर बिल्कुल भी, मतलब मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, पी ब्लॉक नहीं। पी ब्लॉक तो रटना है, वो तो जितना करेंगे जितना पढ़ेंगे उतना आते जाएगा। पी ब्लॉक में कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, बाकी तो फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स तो मेमोराइज करना पड़ेगा। मैं दूसरे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो 12th एनसीईआरटी से हैं बोर्ड्स के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुश्किल लग रहा है, आप बताइए बच्चे। सॉल्यूशन मुश्किल लग रहा है कंपैरेटिवली? वैसे क्वेश्चंस किया है आपने? हाँ आप बताइए बच्चे लास्ट। मुझे सबसे पहले तो ये देखिए कि एक ही बैच में बच्चे होते हैं, ये सब एक बैच के बच्चे हैं, सब सेम सेट ऑफ टीचर से पढ़ेंगे, सबके पास सेम कंटेंट जाएगा, मगर इन्हीं में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे और कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्या डिफरेंस, कहां पे आ जाता है अंतर? मेहनत तो करना पड़ेगा ना। एक चैप्टर बताइए जो आपने किया है 12th का, सॉल्यूशन किया है, पूछूं? चलिए एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये है आपके पास, ये है मान लीजिए एसपीएम, इधर है हमारे पास 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए और इधर है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी। ये मान ले, ये है साइड एक्स, ये है साइड वाई। आपसे पूछ रहा है ए और बी किधर मिलेंगे, साइड एक्स साइड वाई दोनों तरफ, या किधर भी नहीं? सोच लीजिए पहले थोड़ा सा, उसके बाद आंसर दीजिए। क्योंकि कल तो आना ही नहीं है। चलिए रिया दिमाग लगाइए, क्या होगा बच्चे? ऑस्मोसिस में क्या होता है? अब आप लोग बायो भी भूल रहे हैं। Osmosis is movement of solvent particles across semi-permeable membrane from low concentration to high concentration. तो यहां पर, अब यहां पे बताइए सॉल्यूट कौन है, क्या बना रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए। तो सॉल्वेंट तो फिक्स्ड है वाटर, सॉल्यूट क्या है यहां पर? एक्स, यहां पर सॉल्वेंट है वाटर। वैसे यहां पर सॉल्यूट है बी, सॉल्वेंट है वाटर। ऑस्मोसिस में मूवमेंट सिर्फ किसका होता है? सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का तो होता ही नहीं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ए और बी कभी पास कर पाएंगे? नहीं करेंगे, और ए और बी कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं। समझ गए? तो ऑस्मोसिस में सिर्फ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का।
हम्म, वी 4s का 2 निकला, 3D का 1 निकला, कलर्ड आएगा ये। क्या कलरलेस बोल दिया था मैंने? कलर्ड होगा। 2 4s का निकलेगा, 1 3D का निकलेगा, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।